हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशंस शुरू करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 विद डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। यूट्यूब चैनल पर आपको मेरे जो चैनल है द एडुमंच, उस पर क्लास 12 की प्ले लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके अब हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। क्योंकि आपकी 12th बोर्ड क्लास है, इसलिए जो बोर्ड क्लास होती है उनका 100% सिलेबस हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स में आता है। ये जो वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड की गई है या अपलोड की जा रही है, आपके हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स में, इवन आपके ईयरली एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमारे टॉपिक का नेम है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो फैब्रिक्स है उनकी किस तरह से केयर की जाती है और किस तरह से मेंटेनेंस की जाती है। इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो होम साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस ज़रूरत है आप लोगों को कि होम साइंस को इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए और अपनी जो डेली लाइफ है उसके साथ थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको होम साइंस इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द यूज ऑफ फैब्रिक्स इन ए फैमिली सेटअप फॉर अपैरल एंड हाउस होल्ड इज़ वेल नोन। जो फैब्रिक का यूज है फैमिली सेटअप में, अपैरल के रूप में और हाउस होल्ड के रूप में, हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जो फैब्रिक है उसके यूज के बिना हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम हमारे घर में किसी न किसी रूप में फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। यू मे ऑल्सो बी अवेयर दैट सम स्पेशल फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज। हम सभी जानते हैं और हम अवेयर भी हैं कि कुछ स्पेशल फैब्रिक्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के रूप में काम में लिए जाते हैं। फॉर इंटीरियर्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हीट एंड साउंड इंसुलेशन, इंटीरियर्स के रूप में, हीट और साउंड इंसुलेशन के रूप में, एंड फॉर बैंडेज, मास्क एट्सेट्रा इन हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल में बैंडेज के रूप में, मास्क के रूप में। अब बात आती है हीट एंड साउंड इंसुलेशन की, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इंसुलेशन क्या है। इंसुलेशन का मतलब है हीट, और साउंड इंसुलेशन का मतलब ये है कि जो हीट है और जो साउंड है उसको आर पार जाने से रोकना। जो फैब्रिक है उनको हम इस पर्पज़ के लिए भी काम में लेते हैं। जो हमारे पर्दे होते हैं, यानी कि जो भी कर्टेंस है, उनको हम इसलिए काम में लेते हैं कि जो हीट है उसको रोके और जो साउंड है उसको भी रोके। सिंस फैब्रिक्स with specific properties are selected for specific uses and functionality, it becomes important that these characteristics are retained for the expected life of the material। और जो भी फैब्रिक्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, और उसी प्रॉपर्टीज की वजह से हम किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक यूज के लिए जो फैब्रिक है उनका सिलेक्शन करते हैं। और इसी वजह से जो फैब्रिक है उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। एफर्ट्स आर ऑल्सो मेड टू प्रोलॉन्ग द पीरियड ऑफ द सर्विसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ देम। और जो भी फैब्रिक है या जो भी गुड्स है, जो भी सामान है, जो भी सामग्री है या जो भी मटेरियल है, उसको अगर हमें लंबे टाइम तक सही बना कर रखना है, उसकी सर्विसेबिलिटी को सही बना कर रखना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर्टिकुलर मटेरियल की केयर करनी पड़ेगी। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इंक्लूड 2 आस्पेक्ट। जो फैब्रिक की केयर और मेंटेनेंस है वो 2 आस्पेक्ट में काम करती है। फर्स्ट है कीपिंग द मटेरियल फ्री ऑफ फिजिकल डैमेज एंड रेक्टिफाइंग एनी डैमेज दैट मे हैव अकर्ड ड्यूरिंग इट्स यूज़। हमें क्या करना है, हमें जो भी मटेरियल है उसको फिजिकल डैमेज से फ्री रखना है, यानी कि फिजिकल डैमेज नहीं हो, और इसके साथ ही साथ हम यूज़ करते टाइम भी उसमें अगर कोई डैमेज होने के चांसेस है तो उसको भी रेक्टिफाई करना है, रोकना है। सेकंड है रिटेनिंग और रिफ्रेशिंग द अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड डर्ट एंड रिटेनिंग द टेक्सचरल एंड विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी मटेरियल है उसके जो भी स्टेन्स या डर्ट है, यानी कि दाग या धब्बे जो भी लग जाते हैं, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ताकि जो अपीयरेंस है कपड़े की वो रिफ्रेश और रिटेनिंग
रहे। इसके साथ ही साथ उसकी जो टेक्सचरल अपीयरेंस है और जो विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी हमें रिटेन करना है, बनाकर रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्लीन, फ्रेश, हाइजेनिक क्लोथ्स, spotless and crisp household linen are the outcome of successful laundering और ड्राई क्लीनिंग। जो भी क्लीन, फ्रेश, हाइजेनिक क्लोथ्स होते हैं, स्पॉटलेस यानी कि दाग धब्बों रहित और क्रिस्प हाउस होल्ड जो लिनन क्लोथ्स होते हैं वो सक्सेसफुली लॉन्ड्रिंग और ड्राई क्लीनिंग द्वारा उनको हम क्लीन करते हैं। लॉन्ड्री इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। जो लॉन्ड्री है यानी कि जो भी वस्त्र है उनको हम या तो हम उनकी लॉन्ड्रिंग यानी कि उनको उनकी धुलाई करेंगे या फिर हम उनको ड्राई क्लीन करेंगे। किसके लिए? क्लीन करने के लिए। तो जो लॉन्ड्री है वो क्या है? एक साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो कपड़ों की धुलाई है वो साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्ड्री इज बोथ ए साइंस एंड डैश, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। इट इज़ ए साइंस बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये साइंस क्यों है? क्योंकि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पर आधारित है। इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। और ये आर्ट क्यों है? क्योंकि इट्स एप्लीकेशन रिक्वायर द मास्टरिंग ऑफ सर्टेन स्किल्स टू प्रोड्यूस एस्थेटिकली प्लीजिंग रिजल्ट्स। क्योंकि जो लॉन्ड्री है उसके लिए हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर हम उस स्किल्स में मास्टर नहीं है यानी कि हम पूरी तरह से उसमें पारंगत नहीं है, तब जो प्लीजिंग रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जो भी लॉन्ड्री वर्क है उसमें अगर हम पारंगत है, हमारे पास जो स्किल्स होनी चाहिए वो प्रॉपर है, तब जो रिजल्ट है वो कैसा रिजल्ट आएगा? एस्थेटिकली प्लीजिंग यानी कि अच्छा रिजल्ट आएगा, सुंदर रिजल्ट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉन्ड्री है वो साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का काम में लेते हैं, और आर्ट्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें लॉन्ड्री के लिए कुछ सर्टेन स्किल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए ये दोनों का मिक्सचर है। नेक्स्ट है, यू आर अवेयर दैट केयर एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स डिपेंड ऑन इट्स फाइबर कंटेंट, टाइप ऑफ yarn and fabric construction techniques, the finishes given to the fabric and the purpose for which they are used। हम क्लास 11th में भी बात कर चुके हैं और क्लास 12th में भी हम बात कर चुके हैं कि जो भी फाइबर है वो बनता किससे, सॉरी जो भी फैब्रिक है वो किससे बनता है? फाइबर। फाइबर से यान, और यान से क्या बनेगा? फैब्रिक। कोई भी वस्त्र है, कोई भी फैब्रिक है, उसकी जो केयर है और उसकी जो मेंटेनेंस है वो किस पर डिपेंड होगी कि उसमें किस तरह का फाइबर कंटेंट काम में लिया गया है, किस तरह का उसमें यान लगाया गया है, और जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक है वो कौन सी यूज की गई है। फाइबर कंटेंट का मतलब है कि वो कॉटन का फाइबर उसमें इस्तेमाल किया है या वूल का किया है, लिनन का किया है या रेयन का किया है। टाइप ऑफ यान, जो टाइप ऑफ यान है उसमें अलग अलग टाइप है, वो भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। रेटाइन यान है, और भी जो प्लाई यान है, प्लाई यान में भी आगे फर्दर डिवाइडेशन है, 2 प्लाई, 3 प्लाई, इस तरह से। तो जो भी टाइप ऑफ यान है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरा, जो भी फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की टेक्निक है, वीविंग द्वारा बनाया गया है या निटिंग द्वारा बनाया गया है। वीविंग में भी अलग अलग वीविंग होती है, प्लेन वीविंग होती है, ट्विल वीव होती है, हनीकॉम वीव होती है, जैकार्ड वीव होती है। तो कौन सी वीव के द्वारा वस्त्र को बनाया गया है। फिर नेक्स्ट, जो वस्त्र बनाया उसको उसके ऊपर कौन सी फिनिशेस दी गई है, कौन सी फिनिशिंग का यूज हुआ है, उनके अकॉर्डिंग ही हम उस कपड़े की क्या करेंगे? केयर और मेंटेनेंस करेंगे। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन आता है कि केयर और मेंटेनेंस जो है फैब्रिक की वो किस पर डिपेंड होती है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होने चाहिए कि फाइबर कंटेंट, टाइप ऑफ यार्न, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक और फिनिशेज, जो फिनिशेज फैब्रिक को दी गई है। यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्री, stain removal, role of water, suitability of soaps and detergents, method of washing, finishing treatments, ironing and hot pressing, folding। ये जो लॉन्ड्री प्रोसेस है उससे आप लोग काफ़ी हद तक तो आप लोग उसको जानते ही होंगे, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, और हम घर में भी देखते हैं कपड़ों की धुलाई करते हैं तब हम क्या करते हैं लॉन्ड्री प्रोसेस में? स्टेन रिमूवल, यानी कि जो कपड़े होते हैं हम पहले देखेंगे उन पर दाग धब्बे कौन से, उन दाग धब्बों को हटाएंगे। उसके बाद में हम कपड़ों की धुलाई करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे रोल ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी है वो कैसा है,
उसमें सोप यानी कि जो साबुन है वो सही रहेगी या हमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें सोप काम करती है, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है उसमें सोप काम नहीं करती है, वहाँ पर हमें डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ता है। फिर मेथड ऑफ वॉशिंग, कपड़ा जो है उसको कौन से मेथड से धोना है। जैसे कॉटन के क्लॉथ है तो उनको धोने का मेथड अलग होगा, वुलन क्लॉथ का धोने का मेथड अलग होगा, सिल्क क्लॉथ जो है उनको अलग तरीके से धोया जाएगा। फिर है फिनिशिंग ट्रीटमेंट, कपड़े को धोने के बाद में उस पर फिनिशिंग ट्रीटमेंट, जैसे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और उन पर हमें क्या करना होता है, हमें उन पर एक वर्ड यूज लेते हैं हम, कलफ, यानी कि हम उस पर कलफ लगाते हैं। कलफ का यूज़ इसलिए लगाया किया जाता है क्योंकि जो सॉफ्ट कपड़ा होता है उसको कड़क बनाने के लिए। फिर आयरनिंग, कपड़ा जब सूख जाता है उसके बाद में हम उस पर क्या करते हैं, आयरनिंग करते हैं या हॉट प्रेसिंग करते हैं और फिर उसको फोल्डिंग यानी कि उसको समेट के रख देते हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये हमारे घरों में जनरली हम देखते हैं या हम करते हैं, इसलिए हम सब लोग इस चीज़ को लेकर के अवेयर हैं। लेट अस नाउ ब्रीफली डिस्कस द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दीज एक्टिविटीज़। और ये जो एक्टिविटीज़ है, जो पूरी प्रोसेस है लॉन्ड्री की, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम में आते हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स इन कॉमन यूज़। यहाँ पर हम 3 टाइप के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है वॉशिंग इक्विपमेंट, सेकेंड है ड्राइंग इक्विपमेंट, थर्ड है आयरनिंग और प्रेसिंग इक्विपमेंट। यानी कि सबसे पहले तो वो इक्विपमेंट जो कपड़े धुलाई के काम आते हैं, फिर ड्राइंग यानी कि कपड़े सुखाने के काम आने वाले इक्विपमेंट, और फिर आयरनिंग और प्रेसिंग, और लास्ट में जब कपड़े सूख जाते हैं तब उस पर आयरनिंग करते हैं, हम प्रेस करते हैं, वो वाले इक्विपमेंट। तो एक एक करके हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले वॉशिंग इक्विपमेंट। 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स आर अवेलेबल। टॉप लोडिंग, वेयर द गारमेंट्स आर पुट इनटू द मशीन फ्रॉम द टॉप। हमारे पास 2 तरह की वॉशिंग मशीन के मॉडल अवेलेबल है। पहली टॉप लोडिंग। टॉप लोडिंग का मतलब, टॉप का मतलब ऊपर। ऐसी वॉशिंग मशीन जिसके अंदर जो गारमेंट है वो कहाँ से डाले जाएंगे, टॉप से, यानी कि ऊपर से डाले जाएंगे। एंड फ्रंट लोडिंग। फ्रंट लोडिंग का मतलब यानी कि सामने से, फ्रंट से उसमें जो गारमेंट है वो डाले जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन और 2 टब मशीन। यहाँ पर आपको आपकी बुक के अंदर विजिबल होंगे ये। दीज मशीन्स में फर्दर भी, ये मशीन्स जो होती है इनको भी हम फर्दर और डिवाइड करते हैं, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअली ऑपरेटेड। फुली ऑटोमेटिक का मतलब है कि दीज मशीन्स हैव ए सिंगल टाइम सेटिंग ऑफ कंट्रोल फॉर ईच यूज़। कि उसमें पानी भरना जो है उसका टेम्परेचर सेट करना है पानी का, वो साइकिल है यानी कि कितनी देर तक कपड़े की धुलाई करनी है, नंबर ऑफ रिंसेज यानी कि कपड़े को जो निचोड़ना जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए हम एक बार टाइम सेट कर देंगे और उसके बाद में वो जो प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस होने के बाद में अपने आप ही ऑटोमेटिक वो मशीन जो है वो बंद हो जाएगी। नो फर्दर इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। हमें बार बार में उसमें ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। उस मशीन को हम क्या कहेंगे, फुली ऑटोमेटिक। यानी कि फुली ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक, इसमें कुछ प्रक्रियाएं हमें करनी पड़ेगी और कुछ प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक होगी। दीज मशीन्स रिक्वायर इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। इसमें कुछ इंटरवल्स पर जो ऑपरेटर है उसकी ज़रूरत होती है। जैसे रिंस वाटर इन सच मशीन्स हैज़ टू बी फिल्ड एंड ड्रेन्ड आउट विद ईच साइकिल। हर साइकिल के बाद में हमें उसमें पानी भरना और पानी को निकालना पड़ता है। दीज आर जनरली 2 टब मशीन्स। और ये मशीन्स जनरली 2 टब मशीन होती है, यानी कि इसमें 2 टब्स होते हैं। नेक्स्ट है मैनुअली ऑपरेटेड। मैनुअली ऑपरेटेड जो होती है ये मशीन्स कैसी होती है, हमारे हाथों द्वारा ऑपरेट करने वाली, मैनुअली ऑपरेट करने वाली होती है। इन दीज मशीन्स 50% और मोर ऑफ द वर्क इज मैनुअली डन बाई ऑपरेटर। इसमें 50 और 50% से भी ज़्यादा काम जो है वो मैनुअली किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटर के द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको वॉशिंग इक्विपमेंट में जो मशीन है, 2 तरह की 2 मॉडल देखने को मिलते हैं हमें, एक टॉप लोडिंग और दूसरा फ्रंट लोडिंग। उसके बाद में जो मशीन्स है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअली ऑपरेटेड। यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया है वो मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक वॉशर परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। जो ऑटोमेटिक वॉशर्स होता है वो क्या क्या ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है, यानी कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसमें परफॉर्म होती है। सबसे पहले फिलिंग ऑफ वाटर, पानी भरना,
वाटर लेवल कंट्रोल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वाटर लेवल कंट्रोल का। द वाटर लेवल इज कंट्रोल्ड इधर ऑटोमेटिकली और मैनुअली। जो वाटर लेवल है वो ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल हो जाता है और मैनुअली भी कंट्रोल हम उसको कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम सेट कर देंगे कि इतना ही वाटर लेवल होना चाहिए, उसके बाद में ऑटोमेटिक ही उसमें वो वाटर लेवल उतना ही मेंटेन रहता है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो वाटर का टेम्परेचर है उसको हम एक बार उसको फिक्स करके छोड़ देंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक ही वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा। द मशीन हैज ए बटन, डायल और पैनल इंडिकेशन विच परमिट्स सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड टेम्परेचर ऑफ द वाटर। आप लोगों ने मशीन में देखा होगा कि वहाँ पर एक टेम्परेचर सेट करने का बटन आता है, उस बटन के द्वारा हम टेम्परेचर को सेट करके छोड़ देते हैं। द टेम्परेचर में बी सेम फॉर वॉश एंड रिंस और डिफरेंट फॉर द टू ऑपरेशंस। और जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा वॉशिंग के लिए भी और रिंसिंग के लिए भी। रिंसिंग यानी कि जो कपड़ा है धुलाई के बाद में उसको निचोड़ना, उसमें से जो पानी है उसको निकालना। नेक्स्ट है वॉशिंग। द प्रिंसिपल ऑफ ऑल वॉशिंग मशीन्स इज टू कीप द फैब्रिक इन मूवमेंट इन द वॉशिंग सॉल्यूशन टू कैरी अवे द डर्ट। चाहे वो ऑटोमेटिक मशीन हो, चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो, चाहे मैनुअली ऑपरेटेड हो, जो मशीन्स होती है उनका प्रिंसिपल एक ही होता है कपड़े की धुलाई में। क्या प्रिंसिपल होता है कि जो कपड़ा है उसका मूवमेंट, फैब्रिक जो है उसका मूवमेंट होना, ताकि जो डर्ट है वो उससे दूर जा सके। द मेजर मेथड ऑफ दीज आर, सबसे पहले एजिटेशन। जो भी वॉशिंग मशीन्स होती है उसमें पहली प्रोसेस होती है वॉशिंग के दौरान एजिटेशन। दिस इज़ यूज्ड इन टॉप लोडिंग मशीन्स, ये जो है टॉप लोडिंग मशीन्स में यूज होती है। द एजिटेटर हैज़ ब्लेड विच में रोटेट और oscillate which cause the creation of a current in the tub forcing water into the fabric। एजिटेशन में क्या होता है कि इसके अंदर एजिटेटर लगा होता है जिसके ब्लेड्स होते हैं और वो रोटेट होते हैं। कैसे रोटेट होते हैं? मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होगा, और ऑसिलेटेड अल्टरनेट मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, और या फिर जो मूवमेंट है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। विच कोज द क्रिएशन ऑफ ए करंट इन द टब, और इसकी वजह से जो टब है उसमें जो करंट वो क्रिएट होगा, और फोर्सिंग वाटर, और पानी जो है वो स्पीड से जाएगा इनटू द फैब्रिक के अंदर, और इस तरह से जो उसमें गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है पल्सेशन। पल्सेशन क्या है? दिस इज ऑल्सो यूज इन टॉप लोडिंग मशीन, ये भी टॉप लोडिंग मशीन्स में यूज होता है। द मूवमेंट इज कोज्ड बाई ए वर्टिकल पल्सेटर, इसमें जो मूवमेंट है वो वर्टिकल पल्सेटर द्वारा होता है। विच हैज़ वेरी रैपिड मूवमेंट वर्टिकली, और इसके अंदर वर्टिकली मूवमेंट होता है बहुत ही स्पीड से। फिर है टम्बलिंग। वर्टिकली का मतलब होता है कि लेंथ वाइज। टम्बलिंग क्या है? दिस इज़ यूज्ड इन फ्रंट लोडिंग मशीन, टम्बलिंग जो है वो फ्रंट लोडिंग मशीन्स में यूज होता है। वॉशिंग टेक्स प्लेस इन ए हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड सिलेंडर विच इज परफॉर्म्ड एंड विच रिवॉल्व इन ए पार्शली फिल्ड टब। इसके अंदर जो पार्शली फिल्ड टब होता है उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टली सिलेंडर होता है जिसमें मूवमेंट होता है, और उसी से जो कपड़ा है उसकी धुलाई होती है। विद ईच रिवोल्यूशन द क्लोथ्स आर कैरीड टू द टॉप एंड देन ड्रॉप्ड इन द वॉश वाटर। हर एक रिवोल्यूशन में, यानी कि हर एक चक्र में जो कपड़ा है वो एक बार टॉप पर जाता है और फिर वापस से जाकर कहाँ जाता है? पानी के अंदर ड्रॉप होता है। दिस मीन्स दैट द क्लोथ्स मूव थ्रू द वाटर रादर देन वाटर मूविंग थ्रू क्लोथ्स एज इन द प्रीवियस टू टाइप्स। बाकी के जो दोनों मशीनें थी, दोनों टाइप्स थे, उनके अंदर जो पानी है वो कपड़े में जाता है और वापस बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो कपड़ा है वो पानी में जाएगा और वापस बाहर आएगा। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। इसलिए आपको ये जो तीनों प्रोसेस है, एजिटेशन, पल्सेशन और टम्बलिंग, तीनों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो एजिटेशन और पल्सेशन है वो दोनों टॉप लोडिंग मशीन्स में किया जाता है, और टम्बलिंग जो है वो फ्रंट लोडिंग मशीन्स में होता है। जो पल्सेशन और एजिटेटर है उसके अंदर जो वाटर है वो फैब्रिक के अंदर जाएगा और वापस बाहर आएगा, लेकिन टम्बलिंग के अंदर जो फैब्रिक है वो वाटर में जाता है और टॉप पर वापस जाता है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस है इसको आप लोग ध्यान में रखना। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मशीन एंड द टाइप ऑफ फैब्रिक्स टू बी ट्रीटेड, द एजिटेटर मे बी मेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल और बेकेलाइट and are such that they are not affected by detergent, bleaches, softeners, etc. Agitation speeds can also be varied depending on the type of fabric. जो एडिटेशन होता है, एडिटेटर होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? जो कपड़ा है उसके टाइप पर डिपेंड करता है। जो भी मशीन है उसके अंदर हम कौन से कपड़ों की धुलाई करेंगे उस पर डिपेंड करेगा।
ये जो एजिटेटर होता है वो प्लास्टिक का बना हो सकता है, मेटल का हो सकता है या फिर बेकेलाइट का भी हो सकता है। लेकिन ये डिटर्जेंट से, ब्लीचेस से और सॉफ्टनर से इफ़ेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर जो भी डिटर्जेंट या ब्लीचेज है उनका कोई इफ़ेक्ट एजिटेटर पर नहीं देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है रिंसिंग। रिंसिंग का मतलब होता है गंदा पानी निकालना। दिस इज द इम्पोर्टेंट फेज इन द वॉश साइकिल। वॉश साइकिल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इफ़ द रिंस इज नॉट थोरो द क्लोथ्स में लुक ग्रे एंड डल एंड हैव ए हर्श टेक्सचर। अगर कपड़े में से अच्छी तरह से साफ पानी को नहीं निकाला जाता, क्योंकि हम लोग कपड़े की धुलाई करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम 2-3 बार जो साफ पानी है उसमें से कपड़े को निकालते हैं, ताकि उसमें जो भी धूल, गंदगी और जो भी साबुन या डिटर्जेंट का यूज़ हमने किया है वो अच्छे से निकल जाए। अगर वो नहीं निकलेंगे अच्छे से तो जो कपड़ा है वो देखने में कैसा हो जाएगा, डल हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा और उसका टेक्सचर है वो भी एकदम हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर एक्सट्रैक्शन। वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आफ्टर द वॉश फेज एंड आफ्टर ईच रिंस फेज ऑफ द साइकिल। जो पानी है उसको मशीन से बाहर निकालना हर एक फेज के बाद में निकालना ज़रूरी होता है। इट कैन बी डन इन 3 वेज। जो पानी बाहर निकालने की प्रोसेस है वो 3 तरीके से होती है। फर्स्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग एट स्पीड्स ग्रेटर देन 300 आरपीएम which generates a centrifugal force which in turns through the water up and out. This water is pumped down the drain. जो पानी निकालने की प्रोसेस होती है उस वो स्पिनिंग के द्वारा होती है। स्पिनिंग जो है उसकी स्पीड कितनी होती है, 300 आरपीएम। जो स्पिनिंग होती है उसकी जो यूनिट होती है मापने की, उसको हम आरपीएम द्वारा मापते हैं और ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है कि एक स्पीड से घूमना। दिस वाटर इज पम्प डाउन द ड्रेन। और ये जो पानी होता है इसको ड्रेन के द्वारा पंप डाउन कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है बॉटम ड्रेन। बॉटम ड्रेन में क्या होता है, जो मशीन्स है विद परफोरेटेड टब्स स्टॉप एट द एंड ऑफ द वाटर वॉश फेज एंड देन एट द एंड ऑफ द रिंस फेज एंड ड्रेन थ्रो द बॉटम। इसके अंदर जो पानी है उसको उसके लिए जो ड्रेनिंग है वो बॉटम के द्वारा की जाती है और जब वॉशिंग का फेज कंप्लीट हो जाता है तब जो ड्रेनिंग है वो कर दी जाती है। एट द एंड ऑफ द ड्रेन पीरियड द टब बिगिन टू स्पिन एज डिस्क्राइब्ड अबव विच रिमूव्स द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। और इसके अंदर जो ड्रेनिंग पीरियड होता है, जब हमने कपड़े की धुलाई कर ली, हमने रिंसिंग कर ली, तब एंड में हम जो ड्रेनिंग पीरियड है उसको अपनाते हैं, यानी कि ड्रेन करते हैं गंदे पानी को। तब क्या होता है कि जो टब है वो स्पिन करना शुरू कर देता है और जो भी रिमेनिंग वाटर होता है कपड़ों में उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन बॉटम ड्रेन एंड स्पिन। तीसरा प्रोसेस होता है कि बॉटम ड्रेन और स्पिन का कॉम्बिनेशन। सम मशीन्स ड्रेन थ्रू द बॉटम विदाउट स्टॉपिंग, दैट इज बॉटम ड्रेनिंग अकर्स ड्यूरिंग द स्पिन पीरियड। कुछ मशीन्स ऐसी होती है जिसमें जो ड्रेनिंग है वो बॉटम से की जाती है, लेकिन स्टॉपिंग विदाउट बॉटम ड्रेनिंग अकर ड्यूरिंग द स्पिन पीरियड। लेकिन जो स्पिन पीरियड है उसके दौरान जो है वो ड्रेनिंग होती है। दिस सिस्टम प्रोवाइड द बेस्ट वाटर एक्सट्रैक्शन बिकॉज इट कैन रिमूव द हेवी डर्ट एट द बॉटम एंड डर्ट इज इन सस्पेंशन इन वाटर। और ये जो सिस्टम होता है ये बेस्ट सिस्टम होता है वाटर एक्सट्रैक्शन का, यानी कि पानी को बाहर निकालने का, क्योंकि इसके अंदर जो हेवी डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, भारी गंदगी, वो भी रिमूव कर दी जाती है बॉटम के द्वारा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्लोथ्स ड्यूरिंग स्पिनिंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द स्पीड एट विच द टब स्पिन्स। जो अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है कपड़ों से ड्यूरिंग के दौरान स्पिनिंग के दौरान, जो भी टब है उसकी स्पिन की स्पीड से अफेक्ट होता है, क्योंकि अगर स्पिनिंग की स्पीड हाई होगी तब जो वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। द स्पीड कैन वेरी फ्रॉम 333 टू 1100 आरपीएम। और जो स्पिनिंग की जो स्पीड है वो 333 से लेकर के 1100 आरपीएम तक हो सकती है, यानी कि जिसकी जितनी कम स्पीड होगी उतना ही पानी को बाहर निकलने में वक्त लगेगा। और जिस मशीन की स्पिनिंग की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ वाटर जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो भी ज़्यादा होगा। स्पिनिंग टू नियर ड्राइनेस इज अवॉइडेड बिकॉज इट मे कोज रिंकल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव ड्यूरिंग आयरनिंग। जो स्पिनिंग है वो ऑलमोस्ट अवॉइड की जाती है, क्योंकि स्पिनिंग के दौरान जो ड्राइनेस होती है
उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ों में रिंकल्स देखने को मिलते हैं, जो कि आयरनिंग के दौरान हमारे लिए निकालने मुश्किल हो जाते हैं। द ऑप्टिमम स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 600 टू 620 आरपीएम। इसलिए जो स्पिनिंग की जो स्पीड है वो कितनी रखी जाती है, लगभग 600 से 620 आरपीएम। इससे ज़्यादा अगर स्पिनिंग की स्पीड होगी तो जो कपड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आयरनिंग की प्रोसेस के बाद में भी रिमूव नहीं होते हैं, हमारे लिए हार्ड हो जाते हैं उनको रिमूव करना। नेक्स्ट है ड्राइंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।